सायरा कॉलेज में मेरी दोस्त थी। वो और मेरा भाई एक दूसरे को पसंद करते थे। जब हमने रिश्ते की बात की तो हैरत की बात कि उसने खुद इनकार कर दिया और मुझसे भी राब्ता ख़त्म कर दिया। अपने भाई की बेताबी को देखते हुए एक रोज़ मैं सायरा के घर गई ताकि उसे खूब सुना सकूं और उससे वजह जान सकूं। मगर उसने जो वजह मुझे बताई वो मेरे वहमों गुमान में भी ना थी। उसके बाद मैंने खुद उससे माफ़ी मांगी और उल्टे कदमों लौट आई, क्योंकि ये कहानी हकीकत पर मबनी है और जिन खातून की हकीकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मैं उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। कहानी में असली नामों की जगह फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल किए गए हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। 1 सितंबर से फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासें शुरू हो रही थीं। मैं नई उम्मीदें, नई खुशियाँ लेकर कॉलेज के गेट में दाखिल हुई और सीधी चलती बरामदे में एक लड़की के पास जाकर ठहर गई जो नोटिस बोर्ड के आगे खड़ी थी। उसकी निगाहें बेकरारी से लिस्ट में अपना नाम तलाश कर रही थी। वो बोर्ड पर अवेजा फहरसत को देखने में इस कदर महूद थी कि उसको मेरी मौजूदगी का एहसास ना हुआ। कुछ देर इंतज़ार के बाद मैंने एक्सक्यूज़ मी कहकर अपने मौजूद होने का एहसास दिलाया। तभी उसने पलट कर देखा। हम दोनों के मज़ामीन एक ही थे। यूं हम इकट्ठे क्लास तक गईं। अब हमारा कॉलेज में बेशतर टाइम इकट्ठे गुजरने लगा। रोज़ाना साथ बैठती, कैंटीन पे जाती और एक दूसरे की पढ़ाई में भी मदद किया करती। वो बेहद खूबसूरत और दिलकश सी लड़की थी। कई लड़कियों ने हमारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन हमें जैसे खुद एक साथ रहना ही अच्छा लगता। उसकी वजह ये थी कि हमारी अदात बहुत मिलती जुलती थी। अलबत्ता क्लास में हर एक से अलीक सलीक ज़रूर रखे हुए थे। एक दिन बातों बातों में मुझे पता चला कि सायरा अपने मामू के घर रहती है, जबकि उसके माँ बाप और बहन भाई पिंडी में रिहाइश पजीर हैं। मुझे उसकी वजह समझ में ना आई कि वालदेन के होते ये क्यों मामू के घर रह रही है। तभी पूछ लिया कि क्या तुम्हें तुम्हारे मामू और मुमानी ने गोद लिया था? आखिर तुम वालदेन के पास क्यों नहीं रहती हो? इस पर वो बिल्कुल खामोश हो गई। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई थी। मैंने दोबारा सवाल दोहराना मुनासिब न समझा। दिसंबर में सर्दियों की छुट्टियां आ गईं। हमने चाचा जान के घर जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मेरे चचा रावलपिंडी में रहते थे। मैंने सायरा से पूछा कि छुट्टियों में तुम्हारा प्रोग्राम पिंडी जाने का है, क्योंकि हम भी अपने चचा के यहाँ पिंडी जा रहे हैं। मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा, क्यों, क्या अपने वालदेन बहन भाइयों के पास छुट्टियां नहीं गुजारोगी? वो फिर भी चुप रही, लेकिन इस बार भी आबदीदा होगी। गहरी परेशानी के आसार उसके चेहरे पर छा चुके थे। तब मुझे एहसास हुआ कि सायरा को ज़रूर कोई दुख है जो उसने मेरे इतने करेतने के बावजूद कभी मुझे भी ना बताया। ज़रूर वो किसी खास वजह से अपने वालिदैन के घर नहीं रहती है। तजस्सुस हुआ, क्या खबर अपने दुख मुझसे कहने से हिचकिचाती हो। उस रोज़ मैं उसके पीछे पड़ गई और कहने लगी कि सायरा, आज मुझे बता ही दो कि तुम अपने माँ बाप से दूर मामू के घर क्यों रहती हो? चलो रहने तक तो ठीक है, मगर तुम मेरे पूछने पर इतनी उदास क्यों हो जाती हो? मेरे इसरार पर आखिर उसको बताना ही पड़ा। वो कहने लगी कि मेरी माँ 7 साल कबल वफात पा गई थी। 6 माह बाद ही अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ का थोड़े ही वक्त में मुझसे रवैया बदलने लगा। अब्बू पर भी नई बीवी का ऐसा जादू चला हुआ था कि वो मेरी एक न सुनते। जो मेरी सौतेली माँ कहती बस मान लेते। यूं भी वो कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहर होते। रफ्ता रफ्ता नौबत यहाँ तक आ गई कि सौतेली माँ मुझे रखना ही नहीं चाहती थी। इसी वजह से मामू और मुमानी मुझे अपने साथ ले आए। अब मैं उन्हीं के पास रहती हूँ। मैंने उससे पूछा, क्या यहाँ तुम खुश हो? वो कहने लगी, हाँ, कम से कम सुकून तो है। मुमानी अच्छी हैं, मुझसे प्यार करती हैं। मामू भी मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी सौतेली माँ ने तो मुझे स्कूल से भी उठा लिया था। उनके 2 बच्चे हो गए थे। मैं सारा दिन बच्चों को संभालती और घर का तमाम काम भी मुझसे कराती, मगर उसके बावजूद कभी मुझसे खुश न होती। वो कहती थी कि जब बड़ी होगी तो हमारी बदनामी का ही बायस बनोगी। हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा क्यों कहती हैं। मालूम ही नहीं। उसने अब कदरे धीमी आवाज़ में जवाब दिया। फिर कहने लगी, छोड़ो इन बातों को, आओ ग्राउंड में चलते हैं। उसे जैसे मेरी बातों से उलझन हो रही थी। उस दिन से मुझे और भी ज़्यादा सायरा से उनस हो गया। मुझे उसकी मसलूम ज़िंदगी पर तरस आता। उन्हीं दिनों हमें छुट्टियां होगी। हम सब घर वालों ने चचा के घर पिंडी जाने का प्रोग्राम बनाया। वहां जाकर खूब इंजॉय किया। मरी में खूबसूरत दिन गुजारे और पलक झपकते ये वक्त बीत गया। जब कॉलेज खुला तो सायरा से मुलाकात हुई।
वो हस्बे मामूल मुझसे मोहब्बत से मिली। कहने लगी, नौशीन, मेरी छुट्टियां तो बहुत बोर गुजरी हैं। मैं तो घर में किसी से बात करने को तरस गई थी। सारा सारा दिन तन्हाई में गुजर जाता। मामू तो अपनी ड्यूटी पर चले जाते और मुमानी भी अक्सर अपने भाई के घर चली जाती और शाम को लौटती। और यूं भी मुमानी से भी कितनी कर बातें करें। उनके दोनों बेटे भी बोर्डिंग स्कूल में होते हैं, उनको भी छुट्टियां नहीं थी। लोग छुट्टियां हो तो खुश होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये छुट्टियां ज़हनी तनाव का सबब बनी हुई थी। मैं तो बस दिन गिन रही थी कि कब छुट्टियां ख़त्म हों और तुमसे मिलूं। मैंने अपनायत से कहा, हाँ सायरा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। काश मैं जाने से पहले तुम्हारे मामू मानी से इजाज़त ले लेती और तुम्हें भी अपने साथ ले जाती। सच में बड़ा मज़ा आता। वो हंसते हुए कहने लगी, और मेरे मामू कभी भी इजाज़त ना देते। मैंने कहा, हाँ ये भी था, इसीलिए तो मैंने उनसे पूछना मुनासिब ही ना समझा। छुट्टियां ख़त्म होने के कुछ दिन बाद तो वो कॉलेज आती रही, मगर फिर अचानक सायरा ने कॉलेज आना बंद कर दिया। हफ्ता भर से ज़्यादा उसने नागा किया तो मुझे तशवीश हुई। उसके घर का फ़ोन नंबर मेरे पास था। मैंने फ़ोन किया तो उसकी मुमानी ने उठाया। मैंने बताया कि आंटी, मैं नौशीन बोल रही हूँ, सायरा की क्लास फेलो। वो हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है कॉलेज नहीं आ रही, सब खैरियत है? मैंने उसकी खैरियत मालूम करने को फ़ोन किया है। वो कहने लगी, हाँ बेटा, सायरा को बुखार आ रहा है, इसी वजह से नहीं आ सकी। मैंने कहा, क्या उससे बात हो सकती है? वो कहने लगी, हाँ क्यों नहीं, तुम फ़ोन हॉल पर रखो, मैं उसे बुलाती हूँ। जब मुझे सायरा की आवाज़ सुनाई दी तो मैंने पूछा, सायरा तुम कैसी हो? वो कहने लगी, अब ठीक हो नौशीन, उसने मुहीन सी आवाज़ में जवाब दिया। मैंने पूछा, कब आओगी कॉलेज? तुम्हारे बगैर कॉलेज में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। वो कहने लगी, अभी नहीं आ सकती, बस 2-4 दिन बाद आऊँगी। मैंने कहा, पेपर्स की तैयारी कैसे करोगी? वो कहने लगी, तो मुझे नोट्स देने आ जाओ ना। क्या आ सकती हो? मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम अपने घर का पता लिखवा दो, मैं देने आ जाऊँगी। उसने मुझे अपना पता लिखवाया और अगले दिन मैं उसके घर चली गई। जब सायरा से मिली तो वो वाकई बीमार लग रही थी, बहुत कमज़ोर और जद पड़ चुकी थी। मैंने उसकी हालत पर तशवीश जाहिर करते हुए कहा, बस जल्दी से अच्छी हो जाओ, समाही इम्तिहान होने वाले हैं और तुमने इतनी छुट्टियां कर ली हैं, टीचर्स ने बहुत कुछ पढ़ा दिया है। वो कहने लगी, बस क्या करूं यार, बीमारी अपने बस की बात तो नहीं। उसने खुली आस्तीन वाली कमीज़ पहनी हुई थी। नोट सेल पर रखते हुए उसकी खुली आस्तीन कोहनियों से ऊपर हो गए तो अचानक मेरी नज़र उसके बाजुओं पर पड़ी। कोहनी से ऊपर उसके दोनों बाजुओं पर काले काले निशान थे। मैंने हैरत से पूछा, अरे ये क्या हुआ सायरा, तुम्हारे ये निशान कैसे? ये तो जलने के निशान लग रहे हैं। वो कहने लगी, हाँ जलने के ही हैं। मैंने मुतफक्कर होकर कहा, कैसे पड़े ये निशान? वो कहने लगी, सौतेली माँ ने डाले हैं। क्या? मेरी आंखें हैरत से फैल गई थीं। मैंने कहा, उन्होंने तुम्हें जलाया? वो कहने लगी, हाँ, सज़ा के तौर पर। मैंने एक और सवाल किया, किस जुर्म की सज़ा दी उन्होंने तुम्हें? वो उदासी से कहने लगी, ऐसे जुर्म की जो मैंने किया ही नहीं था। मेरी पूछने पर उसने बताया कि एक दिन सौतेली माँ की सोने की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरी अंगूठी देखी है? तो मैंने कहा कि नहीं अम्मी, मैंने नहीं देखी। वो गुस्से से कहने लगी, तुम्हारे सिवा और तो कोई घर में है नहीं, तो तुम ही ने उठाई होगी। मैंने परेशानी से कहा, नहीं अम्मी, मैंने वाकई नहीं उठाई। मुझे तो मालूम ही नहीं कि आपने रखी कहाँ थी, मैं उसका क्या करूँगी। वो ये सुनते ही तिलमिला उठी और कहने लगी, मेरे आगे ज़ुबान चलाती है, एक तो चोरी करती हो, ऊपर से ज़ुबान चलाती हो। अंगूठी तूने ही उठाई है मुझे परेशान करने के लिए, तूने दे दी होगी किसी और को। चल जल्दी अंगूठी ढूंढ कर दे मुझे अभी की अभी, वरना मैं आज तेरी जान निकाल दूंगी। मुझे तो कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि अंगूठी कहाँ हो सकती है, मगर खौफ के मारे मैं अब इधर उधर हाथ मारने लगी। उस कमरे से उस कमरे में, उनकी सिंगार मेज़ की दराजों में, बाहर सहन में, मगर अंगूठी कहीं होती तो मिलती। मालूम था कि वो ऐसे ही चीज़ें इधर उधर करके बहाने से मेरी दुरुक्त बनाती थी। अब यकीन हो गया था कि थोड़ी देर बाद मेरी यकीनन दुरुक्त बनने वाली थी। मैं 2 घंटे तक उस लाहासिल अंगूठी को तलाश करने में हलकान होती रही और वो मज़े से अपने कमरे में बैठी टीवी देखती रही। वो ऐसे ही मुझे खौफज़दा और हरासा करके खुश होती थी। दोपहर से शाम के 4 बज गए, मगर अंगूठी न मिली। मैं खुदा से दुआ कर रही थी कि या अल्लाह कोई गैबी मदद भेज दे, वरना माँ आज मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। कुछ देर में बेल हुई
और मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची कि शायद अब्बू आए हों। जब दर खोला तो हमारे सामने घर का बेटा अदनान हाथ में डिश थामे खड़ा था। वो कहने लगा, अम्मी ने न्याज दिलवाई थी और पुलाव की रकाब भिजवाई है। मैंने उसके हाथ से डिश ले ली। इतने में अम्मी बाहर निकली और पूछा, कौन था, किसने बेल दी थी? मैंने डिश उनको देकर कहा कि सामने वालों के घर से आई है। उन्होंने डिश मेरे हाथ से ले ली, किचन में गई और चंद मिनट बाद वापस आ गई। खाली डिश उन्होंने मुझे पकड़ाई। मैं गेट की तरफ गई तो वो भी दबे कदमों मेरे पीछे चलती आईं कि देखें दरवाजे पर है कौन। सामने उन्हें अदनान नज़र आ गया। मैं जब वापस पलटी तो वो मेरे पीछे खड़ी थी। गुस्से से कहने लगी, तो ये लाया था पुलाव? मैंने सहम कर कहा, जी। कहने लगी, क्या ये वैसे भी आता है तुमसे बात करने? मैंने कहा, नहीं अम्मी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? वो तो कभी नहीं आया। मैं तो अदनान भाई को भाई बुलाती हूँ और वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं। हमारा तो गेट हर वक्त बंद होता है। वो कहने लगी, ठीक है, अब तू अंगूठी ढूंढ ले और याद रख, आध घंटे तक मिल जानी चाहिए, वरना। उन्होंने चिमटा उठाकर दिखाया। मैं काम गई, क्योंकि जब उनको मुझसे नफरत निकालनी मकसूद होती वो ऐसे ही चिमटे को गर्म करके मेरे जिस्म पर लगाती थी। गर्म चिमटे की अजियतनाक जलन के तस्वुर से ही मेरी रूह कांपने लगती। मैं दौड़ी, इधर उधर हर जगह ढूंढा, मगर अंगूठी ना मिली। उसे मिलना भी ना था। उन्होंने कुछ देर बाद मेरी हाजिरी तलब की। आओ देखा ना ताओ, चिमटा गर्म करके मेरी तरफ लपकी। मैं खौफ से सहन की तरफ भागी। वहाँ आकर दबोच लिया और गर्म चिमटे से मेरी बाजू दाग दिए। मैं रो रो कर कह रही थी, अम्मी, अल्लाह की कसम, मुझे आपकी अंगूठी का नहीं मालूम, लेकिन उन पर तो मुझे अजियत देने का भूत सवार था। उसी पर बस ना किया, बल्कि बालों से घसीट कर गेट से बाहर कर दिया। कहने लगी, तू कौन सी लड़की है कि कोई तेरा कुछ बिगाड़ लेगा? जब तक बताएगी नहीं कि अंगूठी किधर है, घर के अंदर नहीं आने दूंगी। चल अब बाहर ही बैठी रह। जब तक अंगूठी नहीं लाएगी मैं तुझे घर नहीं आने दूंगी। मेरी चीखों की आवाज़ अदनान भाई ने भी सुनी, जो वहाँ किसी और घर न्याज की डिश देने आए थे। उन्होंने तमाम मंजर अपनी आंखों से देखा। वो अपने घर बर्तन देकर जल्दी से दौड़कर हमारे पास आया और अम्मी से मुखातिब होकर कहने लगा, आंटी, हम रोज़ ही इस बच्ची पर जुल्म होता देखते हैं। आपके भी बच्चे हैं, क्या आपके दिल में रहम नहीं आता? ये आपके शोहर की बच्ची है तो क्या हुआ, आप भी तो एक माँ हैं। यूँ लड़की ज़ात को आपने मार कर घर से बाहर निकाल दिया है। अम्मी जो के पपरी हुई शेरनी बनी खड़ी थी, अदनान से कहने लगी, पहले तो मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि मेरी अंगूठी इस मरदूद ने यकीनन तुम्हें ही दी है, तभी तुम इसके हमायती बनकर हमारे सामने आगे हो। ये सुनकर अदनान का गुस्से से मुँह सुर्ख हो गया। वो कहने लगा, आप खुदा का कुछ खौफ करें, आप तो मुझ पर भी चोर होने का इल्ज़ाम लगा रही हैं। मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, अंगूठी की कीमत मैं आपको देने को तैयार हूँ, मगर खुदा के लिए इस बेचारी को तो घर से मत निकालिए। ये अकेली भला कहाँ जाएगी? वो कहने लगी, तुम रख लो इसे अपने घर, हमें तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा, मैंने आपको इस पर जुल्म करते देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए आ गया। आपकी मर्ज़ी है, चाहे मार डालिए, जेल भी आप ही जाएंगी। अदनान के इन अल्फाज ने जलती पर तेल का काम किया। वो तो चला गया। अम्मी ने मुझे दोबारा बालों से पकड़कर घसीटा और घर के अंदर लाकर और पीटा। क्या मोहल्ले के लड़के भी तेरी हमायत की खातिर मेरे मुंह को आने लगे हैं? कौन लगते हैं ये कल के छोकरे हमारे घरेलू मामलात में दखल अंदाजी करने वाले? आ जाने दो अपने बाप को, उस लड़की को तो मैंने जूते पड़वाने हैं। मैं कमरे में जाकर लेट गई और सिसकती रही कि बुलंद आवाज़ रोने की इजाज़त ना थी। न जाने कैसे अदनान की अम्मी के पास मेरी मुमानी का फ़ोन नंबर था। इस बात का इल्म मेरी सुतेली अम्मी को ना था। अदनान ने घर जाकर तमाम अहवाल से अपनी वालिदा को आगाह किया तो उन्होंने कहीं से मेरी मुमानी का नंबर ढूंढ निकाला और उनको लाहौर फ़ोन कर दिया। फ़ोन मामू ने उठाया। आंटी गुल ने तमाम हालात उनसे बयान करके कहा कि आप कैसे मामू हैं? यहाँ आए दिन हम इस औरत को, इस बच्ची को पीटते देखते हैं। किसी रोज़ ये जालिम औरत बच्ची बेचारी की जान ले लेगी, फिर आप लोग पछताते रहेंगे, और अगर आप लोग कल तक ना आए तो हम थाने में रपट करा देंगे। फ़ोन सुनते ही मेरे मामू लाहौर से चल पड़े और रात 10 बजे के करीब पहुंच गए। मुमानी साथ आई थी। उन्होंने जो मेरे बाजुओं पर जलाने के निशान देखे तो मेरे वालिद और अम्मी से खूब झगड़े और कहा कि मेरी भांजी हमारे हवाले कर दो, वरना मैं अदालत जाऊंगा और तुम्हारी इस जालिम बीवी को जेल करवा कर छोड़ूंगा।
والد صاحب ڈر گئے اور مجھے ماموں ممانی کے ساتھ کر دیا، اور تب سے میں ان کے پاس ہی ہوں۔ یہاں آ کر سوتیلی ماں کے ظلم سے تو نجات مل گئی ہے، لیکن جو داغ انہوں نے میرے بازوؤں اور جسم پر لگائے ہیں وہ عمر بھر مٹنے والے نہیں ہیں۔ سائرہ کے منہ سے ظلم کی یہ داستان سن کر میں سکتے میں رہ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کہنے لگی، میرے وہ برے دن مجھ سے دور جا چکے ہیں، اب تو یہاں آرام اور سکون سے ہوں۔ ماموں نے گھر پر ٹیوشن پڑھا کر میٹرک کا امتحان دلوایا اور کالج میں بھی داخلہ کرا دیا تھا۔ دعا کرو کہ آئندہ بھی مجھ پر خیریت گزرے، بلکہ میرے لیے یہ بھی دعا کرو کہ خدا پھر کبھی مجھے میرے والد کے گھر نہ لے کر جائے۔ وہ باپ کا گھر نہیں، میرے لیے دوزخ ہے۔ یہ سب سن کر میری خود کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، سائرہ مجھے معلوم نہیں تھا تم اتنی دکھی ہو، کاش تم پہلے ہی مجھے یہ سب بتا دیتی۔ وہ کہنے لگی، میں پہلے بتا دیتی تو بھی تم کیا کر لیتی؟ میں نے کہا، میں تمہیں دوست سمجھتی تھی، لیکن اب دل میں بہن جیسی جگہ دوں گی۔ دعا کرتی ہوں کہ ہم کبھی جدا نہ ہوں۔ وہ کہنے لگی، آنے والے وقت کی کیا خبر نوشین؟ خدا جانے آنے والے دنوں میں زمانہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ سائرہ کا کہا ہوا یہ جملہ آج بھی میرے دل میں تیر کی طرح چھپا ہوا ہے۔ میں نے اپنی امی اور باجی کو سائرہ کا احوال بتایا تو وہ بھی افسردہ ہوگی۔ امی نے سائرہ کو دیکھ تو رکھا ہی تھا، وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی، تمہاری یہ دوست بہت پیاری ہے۔ ایک روز مجھ سے کہنے لگی، ہمیں ریحان کے لیے لڑکی تو چاہیے ہی، چاہتی ہوں اس بار جب وہ منزہ کی شادی پر آئے تو اس کے لیے سائرہ کا رشتہ مانگ لے۔ میں نے کہا، امی یہ تو اچھا ہو جائے گا، سائرہ بہت اچھی لڑکی ہے، کالج میں ہر وقت میرے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، میں اس کی عادات و اطوار سے بھی اچھے سے واقف ہوں۔ وہ بہت معصوم سی لڑکی ہے، چلاکی و تراری اس میں بالکل نہیں ہے، ویسے بھی وہ حالات کی ماری ہوئی ہے، ہمارے گھر کو وہ جنت کا گہوارہ بنا دے گی۔ امی کہنے لگی، میں اس کی ممانی سے ملوں گی، تم ریحان کو آ لینے دو، وہ ایک جھلک سائرہ کی دیکھ لے، راضی ہوا تو ہم سائرہ کا رشتہ مانگ لیں گے۔ خوبصورت تو وہ ہے ہی، بتاتی چلوں کہ 2 ماہ بعد ریحان بھائی بحرین سے آنے والے تھے۔ وہ وہاں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت کی خاطر بحرین گئے ہوئے تھے۔ باجی منزہ کی شادی کی تاریخ رکھی جانی تھی۔ امی کا خیال تھا کہ تاریخ طے ہو جائے تو ریحان سے آنے کا کہیں گے تاکہ بہن کی شادی میں بھی شرکت کر لے۔ جب تاریخ طے ہو گئی تو امی تیاریوں میں مصروف تھیں، کارڈ بھی چھپ گئے۔ میں سائرہ کے گھر دینے گئی اور اصرار کیا کہ وہ شادی پہ ضرور آئے۔ جس روز شادی تھی مجھے سائرہ کا شدت سے انتظار تھا۔ تمام مہمان آ چکے تھے مگر وہ ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ بالآخر ان کے گھر فون کیا، اس کی ممانی نے فون اٹھایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ لوگ شادی میں ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ وہ کہنے لگی، بیٹی میری طبیعت ٹھیک نہیں اور سائرہ کے ماموں کسی کام سے پشاور گئے ہوئے ہیں۔ سائرہ تو جانے کو بالکل تیار ہے مگر اس کو کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے، اب میں اس کو اکیلے کیسے بھیج سکتی ہوں؟ میں نے کہا، میں آ جاتی ہوں اسے لینے، آپ فکر نہیں کریں، چھوڑ بھی خود ہی جاؤں گی، میں کچھ دیر میں بس آ رہی ہوں، آپ اس کو کہیے کہ تیار رہے۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بس اتنا سا جواب دیا اور فون رکھ دیا۔ اس وقت ڈرائیور کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر جا کر ریحان بھائی کی منت کی کہ میری سہیلی اکیلی نہیں آ سکتی، اس بیچاری نے ہمارا گھر بھی نہیں دیکھا ہے، ڈرائیور بھی پتہ نہیں کہاں ہے، وہ بالکل تیار بیٹھی ہے، بس اس کو گھر چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے، پلیز بھائی جان آپ مجھے لے جائیے، سائرہ کو اس کے گھر سے پک کرنا ہے۔ بھائی میری کوئی بات نہیں ٹالتے تھے، آج بھی باوجود مصروفیت کے انہوں نے مجھے انکار نہ کیا اور ہم سائرہ کے گھر آئے۔ وہ بالکل تیار بیٹھی تھی، یوں بغیر وقت ضائع کیے ہم نے اس کو ساتھ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ تیار ہو کر اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے والد پٹھان اور ماں مرحومہ ایک گلگتی خاتون تھی، دونوں کا حسن اس میں موجود تھا، گوری گلابی رنگت، بھوری بھوری آنکھیں اور دبلی پتلی سی، چہرے کے تیکھے نقوش ایسے تھے کہ چغتائی آرٹ کا شاہکار معلوم ہوتے تھے۔ ریحان بھائی تمام راستہ خاموش ہی رہے، لیکن اس کی ایک جھلک ان کے دل میں بھی جاگزی ہو چکی تھی۔ سائرہ بھی بالکل خاموش بیٹھی تھی، میں ہی بار بار اسے مخاطب کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بھی تو اسی بہانے سائرہ کی جھلک اپنے بھائی کو دکھانا چاہتی تھی تاکہ باجی کی شادی کے بعد ریحان بھائی کے رشتے کے لیے ممانی سے بات کی جائے۔ شادی میں وہ ہمارے سبھی گھر والوں کو بہت پسند آئی۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد میں اسے اس کے گھر چھوڑ آئی۔ شادی ختم ہونے کے بعد جب میں کالج گئی
तो मैंने सायरा से बातों बातों में पूछा कि तुम्हें मेरे भाई कैसे लगे। वो कहने लगी, वाह क्या बात है, उनकी तो बहुत शानदार शख्सियत के मालिक हैं। मैंने कहा, हम आजकल उनके लिए लड़की देख रहे हैं, चाहते हैं कि अगली बार जब आएँ तो शादी कर दें। तुम्हारे रिश्तेदारों में कोई लड़की हो तो बताना। वो कहने लगी, नहीं हमारे रिश्तेदारों में उनके मुकाबिल तो कोई लड़की नहीं। वैसे खुशकिस्मत लड़की ही होगी जिनकी शादी ऐसे इंसान से होगी। उसकी मुस्बत राय सुनकर मुझे दिल की बात लबों पर लाने का हौसला हुआ। मैंने कहा, पता है जब तुम दोनों गाड़ी से निकलकर एक साथ घर की तरफ आ रहे थे तो तुम्हारी जोड़ी खूब जच रही थी। ये बात सुनकर वो हंसने लगी। उसकी मुस्कुराहट में उसकी पसंदीदगी झलक रही थी। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। अगले दिन शाम को जब मैं सोफे पे बैठी टीवी देख रही थी, जब रेहान भाई मेरे सामने बड़े सोफे पर बैठ गए और मुझे तंग करते हुए कहने लगे, अच्छा तो क्या नाम है तुम्हारी दोस्त का? मैंने बताया, सायरा। भाई आपको कैसी लगी? वो कहने लगे, हाँ थी तो अच्छी। मैं उनको भांप तो गई थी, लिहाजा जानबूझकर उनसे कहा, पर भाई मुझे नहीं लगता वो आपको पसंद करती है। मेरी बात सुनकर वो बुझ से गए। फिर कहने लगे, तो तुम उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर दो। मैं उनकी ये बात सुनकर मुस्कुरा दी। समझ गई कि वो मेरी दोस्त को चाहने लगे हैं। अगले रोज़ फिर मेरे पास आ गए। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद मुझसे सायरा के बारे में पूछने लगे। मैंने बताया कि हाँ वो भी ठीक है। फिर वो कुछ खामोश से हो गए। कुछ लम्हात बाद कहने लगे, नौशी मेरा तुम्हें एक मशवरा है। मशवरा छोड़ो, चलो मेरी ख्वाहिश समझ लो। मेरी एक आरज़ू है, क्या तुम पूरी कर सकती हो? मैंने कहा, आरज़ू तो बताइए भाईजान, मेरी तो आपके लिए जान भी हाजिर है। वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, तो फिर तुम सायरा को अपनी भाभी बना लो। मैं खुशी से हंसने लगी। फिर कहा, भाई आपने तो मेरे दिल की आरज़ू को बयान कर दिया, और आज की बात तो ये कि यही आरज़ू अम्मी की भी है। वो कहने लगे, अरे क्या बात है, इसका मतलब ये प्लान मेरे से पहले ही था, बस तुम लोग मुझसे बुलवाना चाहते थे। मैंने कहा, लेकिन भाई आपकी मर्ज़ी के बगैर भी तो नहीं कर सकते थे ना। हमारा इरादा तो था, लेकिन हमारे लिए आपकी रजामंदी ज़्यादा अहमियत रखती थी। अब आपने भी रजामंदी दे दी है तो हम बहुत जल्द उनसे रिश्ते की बात करेंगे। वो कहने लगे, मगर तुम पहले सायरा से भी तो पूछ लो कि वो मेरे बारे में क्या राय रखती है। मैंने कहा, पसंद तो वो मेरे ख्याल से आपको करती है, लेकिन चलें अब मैं उससे शादी की बात भी कर लूँगी। वो कहने लगे, तो कब बात करोगी? ऐसा करो कल ही सायरा से पूछ लो। मैंने कहा, अरे इतनी जल्दी भाई? फिर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मैं कल ही उससे पूछ लूँगी। मुझे तो उम्मीद है कि वो इनकार नहीं करेगी। आपके बारे में उसके कमेंट्स काफ़ी हौसला अफजा हैं। वो कहने लगे, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें पता है ना कि मुझे वापस भी जाना है। दूसरे रोज़ जब मैं कॉलेज गई तो सायरा से बात की। मुझे उम्मीद थी कि वो खुशी से इस बात में जवाब देगी, बल्कि शायद खुशी से गुलनार हो जाएगी। उसके चेहरे की शर्मो हया और आंखों की चमक मुझे नवीद बख्शेगी। मगर मेरे ये ख्यालात सब खाम हो गए जब वो मेरी बात सुनकर रंजीदा होगी। वो मुझे भी जवाब न दे पा रही थी, जबकि मैं बार बार उसे जानने के लिए इसरार कर रही थी। मगर उसके चेहरे के तासुरात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो अंदर ही अंदर किसी तूफ़ान का शिकार है। मैंने कहा, सायरा क्या तुम्हें अपने वालिदैन का डर है कि वो नहीं मानेंगे? वो कहने लगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा कि फिर मुझे कुछ तो बताओ, आखिर तुम क्यों इतनी परेशान हो? मगर वो फिर भी खामोश ही रही। मैंने कहा, अच्छा तो क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? अगर पसंद करती हो तो मुझे वो भी बता दो। वो कहने लगी, नुशीन तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं किसी को पसंद नहीं करती। मैंने कहा, तो फिर मुझे कुछ तो वजह बताओ। अगर तुम्हें मेरे भाई का रिश्ता कबूल नहीं भी है तब भी मुझे बता दो, हमारी दोस्ती तो फिर भी बरकरार रहेगी। सायरा अगर तुम्हें सोचने का वक्त चाहिए तो बेशक सोच कर कल नहीं तो परसों जवाब दे देना। वो फिर भी चुप ही रही। उसके बाद सारा दिन उसने मुझसे कोई बात ना की। हैरतज़दा रहेगी कि अगले रोज़ भी जब वो कॉलेज आई तो मेरे साथ ना बैठी और ना उसने मुझसे मुखातिब होने की कोशिश की, जबकि मेरी निगाहें सिवालिया निशान बनी हुई थी। दूसरी तरफ रेहान भाई भी बेताबी से मुंतज़िर थे कि सायरा हाँ कहे तो ही अम्मी को उसकी मुमानी के पास भेजूं। छुट्टी के वक्त मैंने सायरा से कहा, तुमने जवाब नहीं दिया मेरी बात का। रेहान भाई तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर तुम मेरी भाभी बनना पसंद करो तो ही हम रिश्ते के लिए तुम्हारे घर आएंगे। उसने खाली खाली नज़रों से मुझे देखा
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرا دل گھبرا گیا۔ میں نے کہا، سائرہ کوئی بات نہیں، اگر کوئی ایشو ہے یا تمہاری کہیں اور بات طے ہو چکی ہے یا کوئی بھی مسئلہ تمہیں درپیش ہے، تم پلیز مجھے بتا دو۔ پتہ نہیں تم نے مجھ سے ہم کلام ہونا کیوں چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایسی باتوں سے ہماری دوستی کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ وہ کہنے لگی، کل بتا دوں گی۔ یہ اس نے جذبات سے آری لہجہ میں کہا تھا۔ اگلے 3 دن وہ کالج نہ آئی۔ میں حیران تھی کہ سائرہ آخر اتنا عجیب کیوں برتاؤ کر رہی تھی، جبکہ اگر اسے میرے بھائی کا رشتہ قبول نہیں تھا تو وہ مجھے بلا جھجک کہہ سکتی تھی۔ میں اس پر کوئی دباؤ یا اس سے اپنی دوستی ختم کرنے والی نہ تھی، کہ یہ تو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے اور ہر انسان اس کا اختیار رکھتا ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بہت زیادہ غصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ کیا عجیب حرکتیں کر رہی تھی۔ چوتھے روز میں اس کے گھر گئی۔ اس نے تب بھی خاموشی اختیار کیے رکھی۔ میں نے اس کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ہاں نہیں کہہ سکتی تو نہ کہہ دو۔ چپ کر ڈرامہ میرے سامنے مت کرو۔ ایسے تو تم مجھ پر جان چھڑکتی ہو، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا لیتی ہو، اور اب جب کہ قدرت ہمیں ملانا چاہ رہی ہے تو تم ہم سے دور بھاگ رہی ہو۔ آخر ایسا کیوں کر رہی ہو تم؟ میری بات سن کر وہ نہایت ضبط سے بولی، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور اسی طرح مجھے جی لینے دو۔ میں تمہیں کیا وجہ بتاؤں؟ میں نے تیکھے لہجے میں کہا، آخر وجہ بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم وجہ نہیں بتا سکتی؟ اگر اب بھی تم نے مجھے کوئی وجہ نہ بتائی تو یاد رکھنا کہ میں آج کے بعد کبھی تمہاری شکل بھی نہیں دیکھوں گی۔ میری یہ بات سن کر اسے اپنے سلے ہوئے لب کھولنے ہی پڑے۔ وہ کہنے لگی، شاید میں یہ بات ساری عمر بتانے کی ہمت نہ کر پاتی، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ اصل میں نارمل انسان نہیں ہوں۔ میرا شمار تیسری جنس میں ہوتا ہے۔ بظاہر کوئی مجھے دیکھ کر تیسری جنس میں تصور نہیں کر سکتا۔ یہ بات میرے ابو، میری والدہ، سوتیلی امی اور ماموں ممانی کے سوا کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور میں خود یہ سہ چکی ہوں۔ کافی بار تمہیں بتانے کا سوچا، مگر پھر خیال آتا اگر تمہیں بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے تم بھی مجھ سے دوری اختیار کر لو، شاید تمہیں بھی مجھ سے خوف محسوس ہونے لگے۔ میں تمہاری دوستی کو کھونا نہیں چاہتی تھی کہ مجھے دنیا میں اپنی والدہ کے بعد تم سے ایک سچی دوست والا پیار ملا ہے۔ تم میرے لیے اس وقت سب رشتوں سے بڑھ کر ہو۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ میں اس کی باتیں سن کر ایک جگہ ساکت کھڑی تھی۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا شمار تیسری جنس میں تھا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اس میں مجھے کوئی بھی ایسی غیر معمولی چیز محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، مگر پھر سوچنے پر مجبور بھی ہو جاتی کہ اگر وہ سچ کہہ رہی تھی تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہی تھی کہ وہ کیسے کیسے انسان میں بید رکھ دیتا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اب میں خود اپنی نظروں میں مجرم تھی، اور اس کے آنسو پوچھنے کی بھی مجھ میں ہمت نہ رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کالج نہ آئی۔ اس نے کالج ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں چند دن ہی صبر کر سکی۔ ہر وقت یہ سوچتی کہ شاید اسے یہ رشتہ قبول نہ ہو، یا وہ مجھے انکار نہ کرنا چاہتی ہو، شاید اسی لیے جھوٹ بول رہی ہو۔ آخر میں اس کی ممانی کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ بیٹی وہ کافی دن بہت رنجیدہ رہی، اس کی طبیعت بھی کافی خراب تھی، تبھی وہ کالج نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ماموں سے کالج چھوڑ دینے کا کہہ دیا تھا۔ اس کے والد اسے ملنے آئے تھے۔ انہوں نے اسے لے جانے پر اصرار کیا۔ وہ اسے لے جانا چاہتے تھے، لہٰذا وہ ان کے ساتھ چلی گئی، اور جانے سے پہلے تم سے بھی نہ ملی۔ اب وہ ہمارے گھر سے واپس اپنے والد کے گھر چلی گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر اپنی سہیلی سے ملنا ہے تو مل آؤ، مگر اس کا کہنا تھا کہ وہ تمہارا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا کہنا تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ایک ہی دوست تھی، میں نے اس کو بھی کھو دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد میں اور سائرہ کے ماموں جائیں گے اس کے پاس، شاید اس کے والد مان جائیں اور وہ واپس آ جائے۔ ریحان بھائی کو مجھے سب سچ بتانا ہی پڑا۔ ہمارے سبھی گھر والے اس بات پر یقین نہ کر رہے تھے۔ خیر، ریحان بھائی آرزدہ ہو کر واپس چلے گئے۔ 1 سال تک تو سائرہ اپنے ماموں کے گھر نہ آئی، کیونکہ اس دوران میں کبھی کبھار اس کی ممانی سے میں اس کے بارے میں پوچھا کرتی تھی۔ 1 سال بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میں بیاہ کر ایبٹ آباد چلی گئی۔ سائرہ کے ماموں لوگ بھی وہ مکان چھوڑ کر کہیں اور آباد ہو چکے تھے، لہٰذا دوبارہ کبھی میری سائرہ سے ملاقات ہی نہ ہو سکی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس حالت میں ہے، لیکن اب بھی اس کی کبھی کبھار یاد آتی ہے تو دل اس سے ملنے کو بے تحاشا چاہتا ہے۔ میں اب بھی اس کے لیے دعا کرتی ہوں
کہ وہ جہاں بھی ہو ہمیشہ خوش رہے، اللہ اسے تمام پریشانیوں سے دور رکھے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔